अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपना तो ख्याल रख ही रहे होंगे। इस धुंध से, इस फ़ज़ाई आलूदगी से, इस वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए जो एहतियातें हम आपको बता रहे होते हैं जनाब, वो ज़रूर किया करें, क्योंकि हर कोई बीमार पड़ता जा रहा है इस मौसम की वजह से। खुश्क मौसम है, बारिश हो नहीं रही है और ना बारिश होने की वजह से खांसी, गला ख़राब, फ्लू, बुखार और जैसे हमने कल भी बात की थी कि सुपर फ्लू की जो लपेट में पूरा पाकिस्तान आया हुआ है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं सुपर फ्लू की लपेट में। तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना चाहिए। जैसे एहतियात आप बरतें, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो कि इन्फ्लुएंज़ा का शिकार हुआ है, जो फ्लू का शिकार हुआ है, उसको लाजमी कहें कि वो मास्क पहन कर रखे। अगर खांसी भी हो रही है तो वो भी आप देखें कि उसकी जितनी भी, जब आप खांसी करते हैं तो वो जितने भी ज़रात होते हैं, जो भी मामलात होते हैं, वो सारे फ़ज़ा में फैल जाते हैं और वो एक से दूसरे को लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। आप इर्द गिर्द करीब बैठे हुए होते हैं तो वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। आप नोटिस करेंगे घर में किसी एक बंदे को फ्लू होता है तो पूरा घर उससे मुतासर होना शुरू हो जाता है। 1 बाय 1 सबको फ्लू लग जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि हम एहतियात नहीं बरत रहे होते हैं, हम उसी तरह खाना पीना खा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ रहे होते हैं, हाथों का कांटेक्ट हो रहा होता है और हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता, वहीं पे टिश्यूज़ फेंक दिए जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं वायरल को मज़ीद एग्रीवेट करने का और दूसरों को फैलाव का बाइस बनता है। तो एक तो बाहर निकलते वक्त एहतियात करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। बच्चों को और बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर उनके ऊपर ध्यान आपने ज़रूर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस सिचुएशन की वजह से। तो इनका ख्याल आपने ख़ास तौर पर रखना ही रखना है। एंड पे वैक्सीनेशन अगर आप करा लेंगे तो वो फिर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि अगर आपको वायरल होता भी है तो वो ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पर ये मौसम ऐसा चल रहा है कि जिसमें कभी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। समझ नहीं आ रही होती कि ब्लड सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है। ये किन किन बीमारियों की इंडिकेशंस हो सकती हैं। उसके बाद हाथ पाँव का ठंडा होना। इस मौसम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे हाथ पाँव ठंडे नहीं होते, जिसमें से मैं भी एक हूँ। गर्म नहीं होते हैं, ख़ास तौर पर कि हम सॉक्स भी पहन लें लेकिन हमारे जो हाथ हैं और पाँव हैं वो गर्म नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो ये किस वजह से हो सकती है, कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमारे हाथ पाँव गर्म नहीं होते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, आज हमने मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बात करनी है कि ब्लड है, हार्ट से रिलेटेड है और जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसको बेहतर करने के हवाले से। सबसे पहले बताइए कि ये जो जिस्म में अचानक से गर्मी और सर्दी का मामला आ जाता है, कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, बैठे बैठे ही गर्मी लगना शुरू हो जाती है, ये किस वजह से हो रही होती है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो शुक्रिया आपका। उसमें सबसे पहली बात होती है ब्लड प्रेशर का बाज़ औक़ात खुद ही हाई हो जाना, लो हो जाना, आसाबी कमज़ोरी, खून का गाढ़ापन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात ज़हनी टेंशन भी हो सकती है। अब इसमें होता क्या, जैसे हमारे 4 जो हमारे अनासर हैं ना, जिससे दुनिया बनी है, वो 4 हैं: आग, हवा, पानी, मिट्टी। इसी तरह इंसान के अंदर भी मिजाज है, गर्म, खुश्क, सर्द, तर। इसी तरह इंसान के अंदर जो अखलात है ना, जिससे बना इंसान, खून, बलगम, सफरा और सौदा, 4 चीज़ें हैं। इनका अनबैलेंस होना, उससे ये मसला बनता है। अब अनबैलेंस कैसे होता है? अगर आपके अंदर सर्दी ज़्यादा हो गई है, रतूबात की ज़्यादती आ गई है, बलगम रेशा ज़्यादा हो गया है, तो उससे आपका जिस्म ठंडा रहना शुरू हो जाएगा, हाथ पाँव ठंडे रहने शुरू हो जाएंगे।
नज़ला ज़ुकाम रहना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, आपको इसी वजह से यूरन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, ये सर्दी के अलामात है। इसमें क्या करेंगे, फौरी तौर पे लौंग और दालचीनी का कहवा बना के पियेंगे, फौरी तौर पे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जो आपको सर्दी लग रही थी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह शहद है, गर्म पानी में मिला के पी लें फौरी तौर पे। अगर आपको कपकपी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा जिस्म कांप रहा है, सर्दी बहुत लग रही है, तो फौरी तौर पे अफाका हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सॉक्स और शूज़, आजकल भी मैंने देखा पेशेंट आती है, अक्सर लोगों ने सॉक्स नहीं पहनी होती। ठीक है, इसी तरह सर के ऊपर कोई कैप नहीं ली होती, तो ये सर्दी ज्यादा खतरनाक होती है। जब बारिश नहीं हो रही होती है और सर्दी होती है तो ये ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसमें सॉक्स का, शूज का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरा, आप अगर उसके अंदर खुश्की ज्यादा है तो उससे क्या होता है, जब ड्राइनेस आपके अंदर ज्यादा हो जाती है तो तब भी आपके अंदर कमजोरी लाहक हो जाती है, आपके उज़लात जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर आप पुदीना और अजवाइन का कहवा इस्तेमाल करेंगे तो उससे तबीयत बेहतर हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाँ। सफरा, इसको बाइल कहते हैं, जिगर हरारत बहुत पैदा कर रहा है, तो इससे क्या होगा, आपको यूरन पीला आना शुरू हो जाएगा, चेहरा पीला हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको साफ जाहिर हो गया कि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इसमें बाज़ लोग ऐसे आते हैं जिनको सर्दियों में भी गर्मी लग रही होती है, उनके अंदर खुश्की और गर्मी का अमल ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप कहेंगे कि आपने शरबत संदल बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, इमली आलू बुखारा अच्छा है, गाजर का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत उनाब ये मोतदिल होता है, शरबत उनाब सबसे बेहतरीन है। अगर आपको सर्दियों में भी गर्मी लग रही है तो वो इस्तेमाल करें। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन का ख्याल रखें, क्योंकि जब स्टूल सही पास नहीं होता तो इससे घबराहट, बेचैनी बहुत होती है। कई औरतें, मर्द ऐसे आते हैं सर्दियों में भी रजाई के अंदर अपने पाँव नहीं करते। इसकी बुनियादी वजह होती है उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती होती है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो खुश्की पैदा करती है, खुश्की से घबराहट होती है। तो इसलिए ये चीजों का ख्याल किया जाए तो ये आसानी हो जाती है। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने बात की कि हाथ पाँव का ठंडा होना, ये भी किसी बीमारी की अलामत हो सकता है, क्योंकि हाथ पाँव गर्म ही नहीं होते सर्दियों में भी, जितनी मर्जी मैं भी सॉक्स पहन लूं। अगर ये ना हाथ पाँव हर टाइम ठंडे रहते हैं, उसका मतलब आपका या तो खून में के अंदर कमी आ सकती है, खून के अंदर कमी है, नकाहत। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, शुगर पेशेंट के अंदर भी ऐसा होता है, या ठंडक आना शुरू हो जाती है, या ऐसा। आप मुझे डरा रहे हैं? अच्छा, लेकिन कि शुगर का टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर, जब इंसान के अंदर, मैंने पहले लफ्ज बोला, रतूबात की ज्यादती हो तो उसके हाथ पांव ठंडे ही रहती हैं। और ऐसा बंदा ख्याल करे, इसको आगे जाके थायराइड भी हो सकता है अगर उसने अपना ख्याल ना किया। ऐसे पेशेंट को चाहिए, सबसे पहला काम, बड़ी बेहतरीन चीज है इंजीर। इंजीर का इस्तेमाल करने से फौरी तौर पे अफाका हो जाता है। अगर ये जो हम शहद लेते हैं, अगर 1 नंबर खालिश शहद हो तो भी 1 गिलास गर्म पानी में रोजाना डाल के पिया जाए। फिर अदरक और लहसुन, इतनी बेहतरीन चीज है, अदरक और लहसुन का कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए तो खून की सर्कुलेशन तेज होती है। अब आपके पाँव या हाथों को सही तरीके से ब्लड जो है वो सही तरीके से पहुंच नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लोग जिनके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, एक तो वो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, दूसरा इसका इस्तेमाल करें मटन और देसी चिकन का इस्तेमाल, उसकी यखनी इस्तेमाल कर लें, तो फौरी तौर पे अफाका हो जाता है कि फौरी तौर पे जिस्म जो है उसकी तबीयत जो है नॉर्मल दर्जा हरारत हो जाता है। और अगर जिनका आयरन लेवल लो होता है, उनके भी कहा जाता है ना कि आपके हाथ पैर जो है ना वो ठंडे रहते हैं, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए बड़ी बेहतरीन है, ये देसी सोगी है, इतनी कमाल की चीज है। हाँ, देसी मेवा भी कहते हैं, सोगी भी कहते हैं, और इसके साथ ही ये मुनक्का है। इन दोनों में से जो चीज भी ले लें आप, 11 अदद ये लेकर रात को भिगो दें, इसका सुबह पानी भी पी लें, इसको खा लें, या फिर मुनक्का 3 से 5 दाने ले लें, रात को भिगो दें, सुबह इसको पानी को पी लें और मुनक्का भी खा लें। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी खून की रिकवरी होती है कि आप 10 से 15 दिन बाद जाके टेस्ट करवा लें। उसके बाद हमारे पास ये हीरा कसीस, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, पंसार स्टोर से मिल जाती है। एक छोटा सा दाना, बिल्कुल जैसे मसर का दाना, इससे थोड़ा सा बड़ा हो, तो ये अगर रोज़ाना इस्तेमाल कर लिया जाए दूध के साथ, तो आप जाके 10 से 15 दिन बाद जाके टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपका हीमोग्लोबिन HB जो है इंशाल्लाह पूरा निकलेगा इंशाल्लाह। वाह जी वाह। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनका चेहरा बड़ा मध्यम सा रहता है, जर्द हो जाता है हर चीज़ खाने के बावजूद भी, ये किस बीमारी का इशारा दे रही होती है? कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। हाँ जी। अब बाज़ इसमें विटामिन बी जो है, B12, B12 इसकी कमी भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट के अंदर खून की कमी भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट के अंदर सफरा, बाइल, वो उसकी भी ज्यादा हो सकती है। अगर चेहरा ना थोड़ा सा आप कहते हैं वाइट है और बेरौनक है, इसका मतलब खून की कमी है। उसके खून की कमी को पूरा करने के लिए मौसम के लिहाज से अनार, अगर आप कहते हैं ना कि आपने ड्रिप लगवाई है, उससे बेहतर आप 1 किलो अनार खा लें,
और 1 किलो अनार कैसे, रोजाना का 1 अनार खाएं। हाँ। और अगर इसको मुसलसल 10-12 दिन खा लें तो इंशाल्लाह खून की कमी नहीं होगी। चुकंदर बड़ी बेहतरीन है, गाजर का सीजन है। हाँ। गाजर का जूस पिया जाए, उसमें चुकंदर इस्तेमाल की जाए। गाजर वैसे भी खाने में अच्छी है, गाजर का हलवा बना के ले लिया जाए, गाजर का मुरब्बा बना के इस्तेमाल कर लिया जाए, खून की कमी पूरी हो जाएगी। अगर पीलाहट है, चेहरे के ऊपर पीलाहट है, तो इसका मतलब बाइल सफरा की जाती है, तबीयत यरकान वाली साइड पे जा रही है। तो फिर क्या करना है, इस मौसम में भी शरबत उनाब इस्तेमाल करें। ठीक है। आप ज़रिश्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अक्सर हम केक के ऊपर लगाते हैं। ज़रिश्क देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, जिगर का इलाज है, उसे जिगर का डॉक्टर भी कहा जाता है। जिगर का इलाज है, वो 10 से 15 दाने रात को भिगो दें। ठीक है। सुबह उसे मसल के पुन के इस्तेमाल कर लिया जाए, बेहतरीन रिजल्ट है। और अर्के मको और अर्के कासनी 2 ऐसे अर्क हैं, अगर आपको हेपेटाइटिस A, B, C तीनों में से कोई हो तो ये पानी में मिला के थोड़े थोड़े इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अच्छा, ये दिल की धड़कन जो है वो बहुत से लोगों की तेज हो जाती है, खवातीन में भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे ही 40 से 50 साल ऊपर जाती हैं। आजकल जो पेशेंट आ रहा है ना, इसमें एक तो आ रहा है थायराइड जब होता है ना, ठीक है, इसकी वजह से। दूसरा आता है खून की कमी हद से ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से होता है। तीसरा, अगर खून गाढ़ा हो गया तब भी होता है। ठीक है। अब तीनों में आपने देखना, आसाबी कमजोरी भी बहुत ज्यादा हो जाए तब भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहती हो तब भी दिल की धड़कन तेज होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो देखने आया, दिल अगर जिगर के अंदर हरारत है ना, गर्मी होगी है बहुत ज्यादा, तब उसमें सबसे बेहतरीन जो है आपके पास चीजें होती हैं, उसमें अर्के मको, अर्के कासनी, अर्के गाउजबान, तीनों अर्क लेके, अर्के गुलाब 4 अर्क ले लें, चारों अर्कों का अपना पानी में डाल के इसको इस्तेमाल किया जाए, बेहतरीन है। अर्जुन की छाल इसके बेहतरीन इसलिए, अगर आपको थायराइड का इशू है तो उसके लिए हल्दी ले लें 50 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर करके आधा चम्मच छोटा वाला सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से लिया जाए, तो फिर थायराइड वाला के जो दिल की धड़कन तेज है वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है, चले जी, ये सारे आज मामलात थे कि आपको रूटीन में जो प्रॉब्लम पेश आ रही होती हैं उसको हमने एड्रेस किया है। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज़ फरहान हनीफ साहब हैं। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू, आप आए। जनाब, बदलते मौसम में नज़ला ज़ुकाम और मौसमी बुखार जैसे वायरल इन्फेक्शंस का आम होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इनसे सेहत को जो नुकसान पहुंचता है ना, वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए एहतियात बरतना और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत रखना नहायत ज़रूरी है। अब मौसम के मुताबिक एक तो लिबास पहने, हाथों की सफाई का ख्याल रखें, मुनासिब नींद लें और मुतवाज़न ग़िज़ा वायरल इन्फेक्शन से बचाव में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम चीज़ ये है कि आजकल इंटरनेट का दौर है और सोशल मीडिया पर हर्बल अद्वियात और टोटकों और डाइट्स की भरमार है, लेकिन हर हर्बल प्रोडक्ट महफूज या काबिल एतमाद नहीं हो सकती और हर किसी के लिए नहीं हो सकती है। हमारे लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एक्सपर्ट से कंसल्ट किए बगैर उनका इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बग़ैर कंसल्टेशन किसी भी हर्बल इलाज या फिर डाइट के इस्तेमाल से गुरेज करना सेहत के लिए नहायत महफूज है या ज़रूरी समझा जाता है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि जो वायरल इन्फेक्शंस है इनका तोड़ क्या है, इनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हाशिम खान मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि हर्बलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हाशिम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप खैरियत से? मिस, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हाशिम, पूरा पाकिस्तान जो है ना इस वक्त मौसम की लपेट में है, वायरल इन्फेक्शंस होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, जिसकी वजह से हम वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए, अगर हमने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है? नाइस। देखें, हमें बेसिक्स पे आना है, एज़ यूजुअल, एज़ वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस प्रोग्राम्स। हमने बेसिक्स पे वापस आना है। ठीक है। और बेसिक्स क्या हैं? टू इन्हेंस योर इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी, यानी कि आप क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर रखें। हमने क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर रखने के लिए, अभी जैसे आपने कहा कि इंटरनेट का दौर है और बेतहाशा टोटके और क्या क्या, हमें 2-3 बेसिक्स चीज़ पे जाना है कि टोटके करें, ज़रूर इस्तेमाल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी कोई साइंटिफिक वैल्यू तो हो। आपको ये तो मालूम हो कि जो हम कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अभी फ्लू हो गया, आज ही अदरक का कहवा पी लें। किसी को पता है कितना कहवा पीना है, किस क्वांटिटी में पीना है? वो डाला, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ा जी, कोई और आया उसमें जी आप सिनामिन पाउडर भी डाल लें।
आप एक हफ्ते में एक ही रेसिपी को मल्टी डायमेंशनल कर रहे हैं। अब आपकी बॉडी है, उसको कोई एक्सेप्टेंस है, उसमें कोई बॉडी की पैरामीटर्स हैं, उसमें कोई जाके कंसंट्रेशन बनानी है बॉडी में, कैसे करेंगे? और क्या जी इससे तो ठीक नहीं हुआ, इससे तो मेरा फ्लू ठीक नहीं। भाई फ्लू 3 बेसिक चीज़ों से ठीक होगा। ठीक है। नंबर 1, enhance your immunity, ओके। warm yourself, take care of your front foot, front head as well as your hands, ओके। cover your chest। अभी आपको और आप warm लिक्विड्स का इस्तेमाल करें। लिक्विड जो है warm इस वक्त गज़ा। वन ऑफ द बेस्ट दुनिया का लिक्विड जो है वो एलोनॉक्स है, जिसमें एलोवेरा होता है। ओके। आप उसको वार्म करके पिएं सुबह शाम, इम्यूनिटी बढ़ाएं, और उस इम्यूनिटी में क्या होगा कि आपकी बॉडी के तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, हेड टू टो, जो आपको जिसमें विटामिन सी आपको एक्सेलेंट रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर वो नहीं है, अब ऑरेंज अवेलेबल है, धूप में बैठ के खाएं, देखिए कैसे बॉडी आपके ऊपर। गावा अवेलेबल। कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया कि जैसा मौसम है ना, वैसी सब्जी और वेजिटेबल और फ्रूट आना शुरू हो जाता है। हम बॉदर ही नहीं करते। हमें इधर से सुना उसकी सुन ली, उधर से सुना उसकी, और वो उसको ना वो क्या वो गुमट्टा बना के ना और जी ठीक नहीं हुआ जी, और फिर क्या है, वही केमिकल्स, वही स्टीरॉइड्स, वही जाके ठीक होना। हमने अपने आप को अवेयरनेस तो साइंटिफिकली देनी है, जब भी हम ठीक होंगे। हमें वार्म वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, सूप्स पिएं, वेजिटेबल के पिएं, देसी मुर्गी का सूप पिएं, डोंट गो टूवर्ड्स द ब्रॉयलर। ओके। ठीक है, बॉइल्ड एग लें, प्रोटीन्स लें, और विटामिन सी लें, विटामिन्स लें, एलोनॉक्स लें, एलोवेरा जिसको कहते हैं, बार बार कहते हैं, पिएं। देखें कैसे इम्यूनिटी बेहतर। अगर किसी को हम ये चैलेंज करते हैं, अगर कोई 6 लीटर एलोनॉक्स पी लेता है, एलोवेरा का जो एक्सट्रैक्ट है, उसको अगले साल भी फ्लू नहीं होगा। अच्छा। हाँ जी, उसको कफ नहीं होगी, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। मतलब वो इतना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। हमारा ये मैं नहीं कह रहा, मैं जो भी बात करूंगा मिस, मैं साइंटिफिक प्रूवन करूंगा, जिसके रैंडमाइज ट्रायल मौजूद है, और वो करूंगा। ये नहीं होगा कि आपने कोई हर्ब इस्तेमाल की, आपको रेस्ट अश्योर कि जो हर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फ्रेगरेंस, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका टेस्ट, वो क्या है। अच्छा, मुझे फिर ये बताएं कि अगर हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, घरों में भी कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमें लगता है कि ये अच्छी है हमारे लिए, तो हम उनका इस्तेमाल कर लें, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये हर्बल है या फिर इसमें भी कोई सिंथेटिक चीज़ें यूज़ की गई हैं? बहुत अच्छी बात। देखें, अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ सिंपैथेटिक नर्व, हमें ठंड लगती है, हाँ। हम फ़ौरन स्वेटर पहन लेते हैं ना, चादर ले लेते हैं। क्या हमें ये रियलाइज़ नहीं होगा कि हमारे सामने ये लेमन है, इसका टेस्ट नहीं सही, इसका कलर नहीं सही, इसका जो ये प्रेजेंटेशन है पुराना पुराना लग रहा है, तो हम क्यों करें इस्तेमाल? ठीक है। हमें एक अल्लाह ने हमें खुद भी सेंसेस दिए हैं, हम उनके पैरामीटर्स को अडॉप्ट करें, हम उनको वेरीफाई करें, और हम अपने किचन को लैब बनाएं, देखें, इवेल्युएट करें कि ये क्या बैलेंसेस हैं, कौन सा पानी हमारा गंदा तो नहीं है। अगर आप सब कुछ अच्छा ले आए हर, और आपका वाटर ही कंटेमिनेटेड है, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको उसमें? कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर क्या होगा, रेजिस्टेंट बढ़ती जाएगी, केमिकल्स और एंटी हिस्टामीन और एंटीबायोटिक, और वो एक क्रॉनिक कंडीशंस पे चले नहीं तो क्या करें फिर? अब पानी ही ऐसा आता है तो उसके लिए उसको क्या वार्म किया जा करें, सकता है? उसको वार्म करें, कुछ नहीं कर सकते ना, उसको स्टेन करें। ठीक है। मलमल का कपड़ा रखें, पानी को गर्म करें, उसको स्टेन कर लें, कम से कम जो उसमें बैक्टीरिया है उसको तो आप अल्कलाइन मिनिमम तो कर सकते हैं ना आप। ओके। कोशिश करें ना, कोशिश करेंगे तो रिजल्ट आएगा। जब कोशिश ही नहीं करेंगे, भाई ये सुनेंगे उसने कह दिया, ये कर लो उसने कह दिया, तो फिर क्या होगा? साइंटिफिक बात समझें, कोशिश करें, जो बंदा आपको साइंटिफिक बात बता रहा है उस पर अमल करें। ठीक है। इंटरनेट का दौर है, वेरीफाई करें, ठीक है ना। इंटरनेट से तो हम देख रहे होते हैं जितने भी टोटके होते हैं, जितने भी हर्बल अद्वियात होती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इन बीमारियों के लिए कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि फ्लू अगर आपको हो जाता है तो उसके लिए 3 एहतियातें ज़रूरी हैं तभी ठीक होएगा। अगर बुखार हो जाता है तो बुखार में क्या करना चाहिए और वो किस तरह ठीक होगा? सिर्फ हम लोग मेडिसिन खानी चाहिए या हमें और भी कोई तरीके इख्तियार करने चाहिए? देखें, हमें तमाम पैरामीटर्स अडॉप्ट करने चाहिए सेफ्टी के। ठीक है। देखें, बुखार को हम बीमारी समझते हैं,
बुखार डिजीज नहीं है, बुखार एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, आप उसको तो रिड्यूस करें। इन्फ्लेमेशन को अगर आपने बैलेंस रख लिया इस कोल्ड सीजन में, आपको ना फ्लू होगा, ना आपको एलर्जी होगी, ना ही आपको कोई ना कोल्ड लगेगा। और आपको मैं कह रहा हूँ कि आप एलोनॉक्स इस्तेमाल करें। देखें, जो कि साइंटिफिक चीज़ है और जो कि हर्ब है, कोई केमिकल नहीं है उसमें, करें, देखें, लुक एट द रिजल्ट, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर करें। ठीक है जी, वही बात आ गई ना कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें कि कोई भी किसी ने बताया है आपको किसी भी बीमारी के वाले से आपने वो मेडिसिन खाना शुरू कर दिए, वो उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगी फायदा देने के बजाय। इवन के जिस डॉक्टर से आप कंसल्ट करें उसको कहें सर बताएं हमें, ठीक है, जिस हकीम से कंसल्ट करें कि सर ये जो दे रहे हैं बताएं ये क्या इसका फायदा। ठीक है जी, डॉक्टर हाशिम खान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू आप आए। और जनाब आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत काउंटर इस वक्त हमारा सजा हुआ है जिस पर आप मुख्तलिफ हैंड मेड चीज़ें देख रहे हैं। ये क्ले से काम हुआ है, ये हुआ है जो जूट के पत्तों से, अच्छा खजूर के पत्तों से ये सारा काम हुआ है और सारा ही हैंडमेड है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मशीन से मिलेगी बनी हुई, ये सारी की सारी हैंडमेड और बहुत बहुत ही खूबसूरत आप देख पा रहे हैं इनको। तो हमारे साथ तौकीर फातिमा मौजूद हैं जो कि ये सब कुछ बनाती हैं, जिनका ये आइडिया था, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तौकीर फातिमा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम देख रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें भी आई हैं, नए आइटम्स भी आए हैं कलेक्शन में। क्या क्या आया है नया? जी इसमें हॉट पॉट्स हैं। ओके, ठीक है, ये देखें, ये कितने खूबसूरत पॉट्स हैं, छोटे छोटे। ठीक है, इसको हम वैसे भी यूज कर सकते हैं एज अ पेंसिल, ब्रश, किसी भी व्हाटएवर, होल्डर, हाँ, आपके ड्रेसिंग पे, साइड टेबल कॉर्नर। फिर हम इसको एज अ वॉज भी यूज कर सकते हैं। सो इसी तरह ये देखें, ये हमारी ब्रेड बास्केट्स हैं या व्हाटएवर, जो भी इसमें डिफरेंट जो है वो है, साइजेस भी हैं, जितना भी आपको साइज चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये तो वो वॉल हैंगिंग या डोर हैंगिंग होगी ना, आप अपने डोर पे भी लगा सकते हैं। कोई भी कॉर्नर छोटे छोटे खूबसूरत लगे तो आप उस पे ये लगा सकते हैं। इसी तरह डोर बेल्स हैं, लेफ्ट ओवर फैब्रिक से बनी हुई हैं। ओके, जो जिसे आप सेबा कहते हैं, या वो उससे डोरी से बच जाए कुछ, उनको कलर करके या कपड़ों से भी डिफरेंट, जिस तरह छोटे छोटे उसके पैचेस जोड़ के, ठीक है, तो वो इससे भी हम खूबसूरत डोर हैंगिंग्स बनाते हैं। इवन वो कर्टन्स के बीच में भी अच्छी लगती है, लाइक जैसे आजकल वो आयरन रॉड के कर्टन्स चल रहे हैं, तो उसके बीच में जगह होती है ना, उसमें आप लटका दें तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। सही है, आप उसमें भी रख सकते हैं। और ये भी कुछ नया है जी, ये मैं जैसा लास्ट टाइम आपको मैंने दिखाया था कि हम बनाते हैं क्ले से चीज़ें, इसी तरह जो खजूर का पत्ता है, यानी ये जो जैसे आप देख रहे हो, ये बनी है इस तरह, ये बेसिकली इस तरह बनती है। इसके अंदर ये फिलिंग होती है एंड देन फिर हम वीव करते हैं। जैसे ये एक मैं आपको दिखा देती हूँ पत्ता, ये देखिए, इस तरह से इसको हम इसके ऊपर फिर हम रोल करते जाते हैं और ये इस तरह डिफरेंट डिजाइन्स और कलर्स बनते हैं। ओफला, ये तो बहुत मेहनत तलब काम है। हैंडमेड का मतलब ये है कि आप मेहनत कर रहे हो, यानी उसके मेहनत ही आती है, हाथ का तो सारा है ही। मतलब ये आप घर में इसको यूज कर सकते हो एज अ प्लेट के तौर पर भी, प्लेट हॉट प्लेट के तौर पे यूज कर सकते हो, रोटी के तौर पे रख सकते हो, आप रोटी रख के खा सकते हो, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट साइजेस अब वो होते हैं बने हुए, तो उसके हिसाब से जो है फिर उसकी वो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी कुछ नया है, ड्राई फ्रूट बास्केट है, आप उसमें ड्राई फ्रूट डालें, जैसे कितनी प्यारी है, उसका कलर चेक करें आप, कितना खूबसूरत कलर है, कितना वाइब्रेंट कलर है, और दूर से ही वो पता चल रही थी कि कितनी प्यारी है। आप चेक कर सकते हैं, इसमें आप ड्राई फ्रूट रख के मेहमानों के आगे रखेंगे तो आपकी कितनी और ज़्यादा शाबाशी आपको मिलेगी, वाह वाह आपके मेहमान करेंगे कि एक यूनिक आइडिया है और खूबसूरत कलर है उसकी, जो आप देख रहे हैं फिनिशिंग। अच्छा, इनकी अब लोगों को अब ये भी तजस्सुस होगा कि इनकी प्राइस रेंज क्या है, वो भी हमें बता दें अगर हमने कोई माइंड बनाया है खरीदने का तो। प्राइस रेंज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जैसे फ्लावर्स हैं ये हमारे 800 तक मिल जाते हैं आपको एक पीस, ठीक है। इसी तरह जो हमारा ये हॉट पट है, ठीक है, ये 2000 से 2500 पे मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह जो ये हैं चीज़ें, ये 1000 की मिल जाती हैं। मतलब हमारी रेंज आप कह लें 1000-2000 के रीजनेबल, मतलब कि आपने सारी कम्युनिटी को कैटर किया हुआ है ना। ऑब्वियसली जो बड़ी चीज़ है लाइक लॉन्ड्री बास्केट है या कारपेट है, जैसे ये जो बिछा हुआ है, ये कारपेट्स भी हैंडमेड है, और ये ऑर्गेनिक डाइज हैं,
तो मतलब ऑब्वियसली फिर उस चीज़ में थोड़ा सा आ थोड़ा सा जाती है, expensive लेकिन आ इसकी भी मार्केट से प्राइस लो ही है। लाइक ये 2.5 बाय 4 इंच फीट का ये है, अच्छा, 2.5-4 इसे हम ठीक है। कहते हैं। तो ये जो है ये 12 से 13 हज़ार का मिल जाएगा। ठीक है। जबकि और मार्केट में अगर इसकी इस तरह प्राइस के होगी। लोगों ने घर ये में तो रखने के लिए 500 वो जो plates, चंगेर हाँ, ये टाइप तो होती हैं 500 के आप ले 500 हाँ, केक just है। और it। ये अगर इस तरह की बास्केट बनवानी है उन्होंने, जी जी, ये वाली ये तकरीबन ये भी वही 2000 तक हो जाएगी। साइज बेसिक छोटा है इससे, लेकिन ये कि उसकी मेहनत ज़्यादा है, उसकी वेविंग वो का फिर टेक्निक, हाँ, वो थोड़ी depend सी करता है। एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा, हमें ये भी बता दे तौकीर फातिमा कि अगर कोई ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से या हमारे रेफरेंस से खरीदना चाहता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं बिल्कुल मिलेगा? जी, उसको मिलेगा 10% ओह डिस्काउंट। माय गॉड जी, जितने भी हमारी ऑडियंस देखने वाले, क्योंकि एक कॉलर आई थी तो उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर हम डिस्काउंट लेना चाहते हैं या फिर आपके रेफरेंस से, हमारे रेफरेंस से, जागो लाहौर के रेफरेंस से, अगर आप डिस्काउंट आपको 10% जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कुछ भी ऑनलाइन खरीदते हैं। अब ये ऑनलाइन ही है, आपकी शॉप नहीं है अभी कोई? नहीं, शॉप एज सच इसलिए नहीं कि फिर उसमें हम बाउंड हो जाते हैं ना, फिर आपको पता है जो मार्केट के हालात इससे है कि हम ठीक इजी है। रहते हैं, मतलब कि हम एग्जीबिशंस करते हैं काफ़ी सारी। हमारा पेज फॉलो कर लें तो पता चलता रहेगा। लाहौर में भी, दूसरी सिटीज़ में भी अभी डाची आ रही है, अच्छा, फरवरी में, फिर बहबूद आ रही है इस्लामाबाद में, डाची तो लाहौर में ही है 14, 15, 16 फरवरी को। तो उस पे हम जा रही हूँ, उस पे सही है जी। ये हमारा ऑब्वियसली हमारा कल्चर भी है जो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डाची में। और दूसरा, दोबारा से मैं आपको याद करा दूं कि अगर आप ऑनलाइन इनसे बाय करते हैं चीज़ें तो आपको 10% हमारे रेफरेंस से जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा। तौकीर फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें उन्होंने बनाई थी जो आपको दिखा रही थी वो। तौकीर फातिमा, थैंक यू सो मच कि आप आई और हमारे साथ बात की। ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में खाबे चल रहे हैं। हर कोई बाहर जाके खाबे के शौकीन जो है ना वो बाहर जाके कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, टिक्के खा रहे हैं। ख़ास तौर पर फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब फ़िश खाएं आप, बड़ी अच्छी है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल भी ये रखना चाहिए हमें कि फ़िश जहाँ से हम खा रहे हैं वो क्या एहतियात बरत रहे हैं कि नहीं बरत रहे हैं। जो पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से जो कि SOPs बनाए जाते हैं फ़ूड के मयार को बेहतर करने के हवाले से, हाइजीन को मेंटेन करने के हवाले से, क्या उनका ख्याल रखा जा रहा है, उन पैरामीटर्स का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, और उसके बाद वो आप तक फ़ूड पहुंचा रहे हैं कि नहीं। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि मछली बहुत ज़्यादा बिक रही है, उसके हवाले से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं फूड अथॉरिटी की तरफ से। और ख़ास तौर पर जो बहुत बड़ा कंसर्न है हम सबका, वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, एडल्ट हो, जिसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, वो दूध है। तो वो केमिकल मिला दूध अब भी बहुत सारा तल्फ़ किया जाता है फूड अथॉरिटी की तरफ से, ख़बरें आ रही होती हैं। मतलब इतनी कड़ी कार्रवाई के बावजूद भी ऐसे माफियाज़ अभी भी सरगर्म हैं जो कि ये जो मुज़र सेहत दूध है ये हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनको कह लें कि दरमियान में ही पकड़ लिया जाता है फूड अथॉरिटी की तरफ से। तो इस पर बात करेंगे और आसिम जावेद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, DG पंजाब हैं फूड अथॉरिटी के, उनसे बात करते हैं। आसिम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी खाते हैं मछली? जी मैडम, शौकीन है मछली के? कैसे मयार चेक करते हैं जब जाते हैं, या चले घर में तो हम खुद पका रहे होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि अच्छा मछली को मसाला ये लगाना है, ऑयल में हमने इस वाले पकाना है। जब हम बाहर जाते हैं ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होती है। तो जब बाहर जाएं हम तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, और अब आप लोग जब जाते हैं तो किस तरह कार्रवाई की जा रही होती है, मेंटेनेंस जो है ये SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा, उसको चेक किया जाता है? देखिए, मछली की ताज़ा मछली की पहचान के हवाले से मैं सार्फिन को कुछ बताना चाहूँगा कि जब भी आप खुद मछली लेने के लिए जाएं तो आप देख सकते हैं कि मछली की जिल्द जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। उसकी आंखें जो है उसके अंदर से चमक आपको नज़र आनी चाहिए। आंखें अगर अंदर की तरफ दसी हुई हैं तो इट मीन्स कि वो मछली बासी है। जब आप उसको टच करेंगे तो वो फौरी तौर पर जो ताज़ा मछली है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। अगर वो अपनी जगह पे नहीं आती, दनसी रहती है, तो इट मीन्स कि वो मछली बासी हो चुकी है। उसकी स्मेल भी जो है ताज़ा मछली की एक फ्रेश स्मेल होती है,
और अगर उसमें से फाउल स्मेल आ रही है तो इट मीन्स कि वो मछली ताज़ा नहीं है। एक और चीज़ आप देख सकते हैं वो ये है कि मछली के जो गलफड़े होते हैं अगर उनका रंग जो है वो रेड है या रेडिश है तो इट मीन्स कि वो ताज़ा है। अगर वो ब्लैकिश हो चुका है तो तब वो मछली जो है वो ताज़ा नहीं है। इसी तरह से जब मछली को आप उसका पेट को चाक करते हैं तो उसके अंदर से भी रेडिश जो है वो कलर नज़र आना चाहिए। अगर वो ब्लैकिश हो चुका है या उसकी हड्डियां जो हैं वो गोश्त से अलहदा महसूस हो रही हैं तो इट मीन्स कि वो मछली ताज़ा नहीं है। तो ये ताज़ा मछली के हवाले से मैंने कुछ जो है वो बताया। दूसरा ये है कि जब आप घर के अंदर मछली फ्राई करते हैं तो नॉर्मली जब भी आपने कोई भी चीज़ फ्राई करनी है तो 3 से 4 दफ़ा से ज़्यादा आपने उसको फ्राई नहीं करना, उस ऑयल को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो यूज कुकिंग ऑयल होता है एक ख़ास हद के बाद जो है उसके अंदर कैंसरस अफेक्ट्स आ जाते हैं, कार्सिनोजेनिक उसकी जो है वो अफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक जो मछली के फ्राइंग पॉइंट्स हैं उसके हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की आपको पता है कि पूरी सीजनल मुहिम चलती रहती हैं, कैंपेन्स चलती हैं। अभी जो है वो हमारी 15 नवंबर से फ़िश फ्राइंग यूनिट्स की जो है वो इंस्पेक्शन जो है वो चल रही हैं, क्योंकि ये एक मरगूब ग़िज़ा है, लोगों का ट्रेंड होता है, लोग दोस्तों के साथ मिल के जो है वो जाते हैं फ़िश फ्राइंग पॉइंट्स के ऊपर, वहाँ पे जाके मछली को बड़े शौक़ से खाते हैं, लजीज भी होती है। लेकिन वहाँ पे आप जाके ये 2-3 चीज़ें ख़ुद भी देख सकते हैं कि जिस ऑयल के अंदर वो फ्राई कर रहे हैं वो ब्लैक तो नहीं हो चुका। अगर वो ब्लैक हो चुका है तो इट मीन्स कि वो काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है और वो मुज़रे सेहत हो सकता है। इसी तरह से जब आप वहाँ पे जाते हैं तो उनकी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। वहाँ पे कोई ऐसे मतलब जो है उन्होंने मेयर्स तो नहीं लिए हुए कि अनहाइजेनिक तरीके से वो आपको वो जो है वो सर्व कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़श्ता तकरीबन 1 माह के अरसे में 1400 से ज़्यादा फ़िश फ्राइंग यूनिट्स को इंस्पेक्शन किया। उनमें से 13 यूनिट्स जो कि इसी तरह से मुज़रे सेहत तरीके से फ़िश को फ्राई कर रहे थे उनको हमने बंद किया। तकरीबन 600 लीटर के करीब जो मुज़रे सेहत उसमें ऑयल था उसको हमने तलफ़ किया और तकरीबन 200 किलोग्राम के करीब जो सेहत बख्श मछली नहीं थी, जो बासी मछली थी, उसको हमने तलफ़ किया। तो हम अपने तौर पे तो हमारी ये कैंपेन चल रही है। चलें जी, ये तो अच्छी बात है कि अगर हम मछली खाने जाते हैं किसी भी पॉइंट पर तो ये अब दिमाग में रहेगा, एतमाद रहेगा हमें फूड पॉइंट जो है फूड अथॉरिटी के ऊपर भी कि इन्होंने उस दुकान की मयार चेक किया होगा कि उन्होंने उन तमाम तरह SOPs का ख्याल रखा है कि नहीं रखा। अब जैसे आपने कश्मीरी चाय की बात की, कश्मीरी चाय के लिए आपको पता है दूध भी चाहिए होता है और दूध आजकल जो है ना वो इतने माफियाज को पकड़ा है, इतने टैंकर्स को पकड़ा है, इतना दूध तल्फ कर देते हैं, फिर भी दोबारा से वो बना लेते हैं, महलूल बना लेते हैं, मिलावट वाला दूध बना लेते हैं, पाउडर वाला दूध बना लेते हैं और फिर वो मार्केट में आ जाते हैं। इतना ये माफिया जो है सरगर्म हो चुका है और इसके इतने पंजे गड़े हुए हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ी तौर पर ये पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का साल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही तारीख़ में कभी भी हमें इतनी कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह क्या है कि दूध के जितने बड़े नेटवर्क्स थे, 660 यूनिट्स जो थे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उनको हमने बंद किया, जो कि जाली दूध बना रहे थे, जिनके पास से केमिकल्स बरामद हुए, जिनके पास से जो है वो वेजिटेबल घी बरामद हुआ, जिनके पास से जो है वो खुश्क दूध जो है बाज़ का स्मगल्ड जो खुश्क दूध था वो बरामद हुआ। उन नेटवर्क्स को हमने ख़त्म किया, डिसमेंटल किया। 1128 FIRs हमारी दूध में मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ है। जिस शॉप के हवाले से हमें जो है वो वहाँ पे जाली दूध पाया गया, हमने उसको भी जो है वो बंद किया एक ख़ास अरसे के लिए, ताकि उसको पता चले कि मैंने दूध जो है वो ठीक लेना है। तकरीबन 250 के करीब हमने जो है वो टैंकर्स को बंद किया कानून के मुताबिक कि उनकी तरसील के हवाले से जो ख़राब दूध है वो जाली दूध है उसकी ना हो सके। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 85 to 90% जाली दूध हम ख़त्म कर चुके हैं। अब बाकी का जो मौजूद है उसमें 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि अब ये जो मिलावट माफिया है वो घरों के अंदर आ गया है और वहाँ पे मुख्तलिफ रहायशी इलाकों के अंदर, घरों के अंदर जो है मुख्तलिफ केमिकल्स को मिला के एक कंसनट्रेटेड महलूल बना लेते हैं और उसको जाके फिर दुकान के ऊपर 1:10 की रेशो से, कि वो कंसनट्रेटेड होता है, वो गाढ़ा होता है, उसको जाके दुकान पे
उसके अंदर 1 लीटर के अंदर 10 लीटर डालते हैं और वो एक इस तरह से बना देते हैं। उनको भी तकरीबन 20 से करीब इस तरह के नेटवर्क्स को हमने लाहौर में पकड़ा है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अदालतें जो हैं इनको ज़मानत दे देती हैं, जिसकी वजह से हमारी तमाम, मैं रात को भी इमरान साहब से जो है ना वो शेयर कर रहा था, 3:30 बजे और 3 बजे परसों की रात में हमने जो है वो सरगोदा में जाली दूध बनाने वाले नेटवर्क्स को पकड़े। हमारी आप FIRs देखें रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 4 बजे, 11:30 बजे। वजह क्या है कि हम लोग मुकम्मल उसकी इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, हमें इतलात होती हैं, हम कानून के मुताबिक बाज़ औक़ात पुलिस को या पीरा को लेके वहाँ पे जो है वो एक्शन लेते हैं। जब उनको बेल मिल जाती है तो वो काफ़ी हद तक हमारी एफ़र्ट जो है वो ख़राब होती है, उसका वो असर नहीं आता। और तीसरी चीज़ ये है कि जब इनको सज़ाएं मिलेंगी, जब ये ही लोग जिनके ऊपर हमारी 8 FIRs हैं, जो जाली दूध बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं, जिनको हम ग़िज़ाई दहशतगर्द इस वजह से कहते हैं कि सार्फिन से पैसे पूरे ले रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को एक जो है वो स्वीट केमिकल्स जो है या स्वीट पॉइज़न जो है वो दे रहे हैं। तो जब इनको सख्त सज़ाएं मिलेगी तो बाकी लोग जो है वो बाज आएंगे। 10-10 FIRs हैं हमारी। बड़े बड़े जितने भी 16 नेटवर्क्स, जो बड़े बड़े नेटवर्क्स थे, जो कि 50-50 हज़ार लीटर, लाख लीटर जाली दूध जो है डॉक्टर खालिद, रऊफ़ भट्टी, मकसूद भट्टी, गुलफाम, वसीम अब्बास, ठीक है, इसी तरीके से अनवर एक था फैसलाबाद के अंदर। तो ये ऐसे लोग थे कि जो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 40-40 हज़ार लीटर, 50-50 हज़ार लीटर, 1-1 लाख लीटर तक जो है वो जाली दूध बना रहे थे। हमने इनको भगाया। इनमें से एक शख्स मकसूद भट्टी जो है वो उसने अपनी फैक्ट्री KP के अंदर लगा ली। हमने वहाँ से भी उसको पकड़ा, वहाँ से भी हमारे पास इतलात मिल गई। हमने KP फूड अथॉरिटी वालों को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने जाके एक्शन लिया। वहाँ पे सारी की सारी इतनी बड़ी फैक्ट्री उनकी जो है जाली दूध की पकड़ी गई। इसी तरह से इस्लामाबाद में हमने मुख्तलिफ जाली दूध वाली फैक्ट्रियाँ जो हैं वो पकड़वाई हैं। तो ये हमारी एक नेक नीयति है जो CM साहबा की हमें डायरेक्शंस हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलावट माफिया। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर जो दूध आ रहा है वो सही नहीं है, वो जाली दूध है, तो आप उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करवा सकते हैं। जिस तरह आसिम साहब ने कहा कि आप उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन करें। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जाली है या ये सही मयारी दूध है, तो आप इनकी टेस्टिंग भी करा सकते हैं। इनके डिफरेंट कैंप्स भी लगे हुए होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अगर ख़ुद ख्याल रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी फूड अथॉरिटी तो अपना काम कर ही रही है। आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, DG पंजाब फूड अथॉरिटी हैं। थैंक यू सो मच आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ज़मानत के हवाले से कि ज़मानत हासिल करने के लिए अगर आपको चाहिए होती है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किन शवाहद का आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसीजर होता है। अगर छोटे मुकदमात में अगर आपको ज़मानत मंजूर करवानी है तो उसके लिए कितने % चांसेस होते हैं कि वो आपकी मंजूर हो सकती है। या फिर जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारी से रोकने के लिए भी ज़मानत करवा ली जाती है, वो क्या प्रोसीजर है। ये तमाम तर चीज़ें जिनको हम डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए चौधरी नसीर कंबो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, और उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ। जी साहब, ज़मानत आजकल बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे हैं कि डिफरेंट फोरम्स पर भी, फिर कुछ लोग जो है ना वो गिरफ्तारी से पहले ही ज़मानत करा लेते हैं। तो आजकल ज़मानत चल रहा है। तो मुझे बताइए कि ज़मानत हासिल करने के लिए किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ती है, किन शवाहिद की ज़रूरत पड़ती है जिसके बिना पर आप ज़मानत ले सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली लॉ में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो वकील के पास जब कोई भागा आता है ना कि वकील साहब मेरे पे FIR हो गई है तो मुझे अदालत से ज़मानत करवा दें। अच्छा। बेसिकली ज़मानत है क्या, हमें पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जब भी किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज होती है ना, उस पर कोई इल्ज़ाम होता है तो वो फ़ौरन, अगर उसकी अरेस्ट नहीं हुई तो वो फ़ौरन जो है वो इस ग्राउंड पे आके अदालत से रुजू करता है
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से या हाई कोर्ट से, ये दो फोरम हैं, इसको हम अबूरी ज़मानत कहते हैं। अच्छा। वो आके कहता है कि ये जो FIR मेरे खिलाफ हुई है ये बेस्ड ऑन मेलाफाइडी है। ये मेलाफाइडी किसकी है? कंप्लेनेंट की, जिसने पर्चा करवाया है, या पुलिस जो है वो अब मेलाफाइडली मुझे अरेस्ट करना चाह रही है, या जो है ये जो है फेक केस है। तो लिहाजा अगर मुझे पुलिस ने इस केस में अरेस्ट कर लिया तो मुझे ह्यूमिलिएशन होगी, मेरी रेपुटेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी, लिहाजा मुझे आप ज़मानत दें और मैं अपनी बेगुनाही साबित करूं। अदालत फिर उस पर क्या है कि उस केस में जो उस पर खिलाफ इल्ज़ाम होता है, जब केस ज़मानत दायर करनी है तो वो FIR की कॉपी साथ लगती है पिटीशन के, उसका ID कार्ड की कॉपी लगेगी और वकील साहब का वकालतनामा लगेगा, या जिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई करता है कि ये मेरे केस के फेवर में है, जो इल्ज़ाम उसके खिलाफ FIR में लगा हुआ है, तो वो आके सेशन जज की अदालत में आके अपनी ज़मानत जो है वो पिटीशन फाइल कर देगा और पहली तारीख पे उसको अबूरी ज़मानत जो है एड इंटरम प्री अरेस्ट बेल जो है वो उसको अदालत की तरफ से ग्रांट हो जाती है और उसमें उसको हदायत की जाती है कि तू जाके जो है वो वहाँ पे तफ्तीश ज्वाइन करें। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि अगर छोटे मुकदमे हैं तो उनमें भी ज़मानत मंजूर हो जाती है? कितने % चांसेस होते हैं? बिकॉज हमने तो बड़े बड़े मुकदमात में देखा है कि जी वो कबल अज़ गिरफ्तारी अपनी ज़मानत मंजूर करा लेते हैं। क्या छोटे मुकदमात में भी होने के चांसेस हैं? देखिए जी, बात यह है कि ये जो ज़मानत का टॉपिक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 496, 497 और 498 डील करता है। सेक्शन 496 जो है वो उसमें सिर्फ उन केसेस को डील किया गया है जो छोटे मुकदमे हैं या जिनमें जराइम की जो है सज़ा है वो थोड़ी है, और उसको CRPC के सेकंड शेड्यूल में एज अ बेलेबल ऑफेंस, काबिल ज़मानत ऑफेंस डिक्लेयर किया है। तो उसमें जस्ट जो है वो जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो वो उस पर एज अ मैटर ऑफ राइट उसकी ज़मानत मंजूर कर लेता है कि ये छोटा जुर्म है और शेड्यूल में ये बेलेबल है। तो उसमें सिर्फ एक छोटी बॉन्ड देना होता है 20-30 हज़ार का या जितनी मालियत का, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये केस जब चलेगा तो उस केस में ये पेश होता रहेगा और ज़मानत ज़ामन जो है वो गारंटी देता है ये पेश होता रहेगा। बेसिकली ज़मानत होता ही क्या है कि जब किसी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो वो अदालत में ज़मानत लेने आता है और अदालत ज़मानत ज़ामन की गारंटी पे, छोटी बॉन्ड पे जो है किसी को रिहा करने का ऑर्डर देती है, और वो जो ज़ामन है वो पाबंद होता है कि जब तक केस चलेगा ये केस में पेश होगा, मुल्ज़म नहीं पेश होगा तो ज़ामन की जिम्मेदारी है। बेसिकली ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस, केस के फैसला ज़मानत कहते हैं। अच्छा, उसमें मैं आपको बताता हूँ 496 में जो काबिले ज़मानत जराइम होते हैं वो जुर्मों में ज़मानत होती है, और 497 में जो शख्स बिहाइंड द बार होता है उसको हम आफ्टर अरेस्ट बेल कहते हैं, उसमें ज़मानत करवाई जाती है। और सेक्शन 498 जो है उसमें हम अबूरी ज़मानत जिसको कहते हैं कि कोई शख्स जो है उस पर FIR दर्ज हुई है और वो उस FIR में कहता है मैं बेगुनाह हूँ। बेसिकली अबूरी ज़मानत जिसको हम प्री अरेस्ट बेल कहते हैं और जो पोस्ट अरेस्ट बेल है जो अरेस्ट के बाद की होती है, दोनों में फ़र्क यही है कि अगर किसी पे FIR दर्ज हुई और वो अरेस्ट नहीं हुआ तो उसने फ़ौरन जाके अदालत से ज़मानत ले ली और वो इस शर्त पे कि हर तारीख पे अदालत में पेश होगा। अच्छा। और वो जाके तफ्तीश को ज्वाइन करेगा, ये अबूरी ज़मानत है। और उसमें फिर तफ्तीश वो ज्वाइन करता है और तफ्तीश जब फाइनल हो जाती है तो फिर वो कंप्लेनेंट काउंसिल जो है उसको भी अदालत सुनती है और उसके बाद फैसला करती है कि अबूरी ज़मानत इसकी कंफर्म करनी है या कि नहीं करनी। अच्छा, ये अबूरी ज़मानत का फेज भी जो है किसी के पास ये कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी शख्स जो है वो अवेल कर सकता है। अच्छा, अब अगर कोई शख्स की अबूरी ज़मानत खारिज होगी या वो शख्स वैसे अरेस्ट हो गया, अबूरी ज़मानत करवाने का मौका नहीं मिला, वो बिहाइंड द बार चला गया, फिर उसकी ज़मानत 497 CRPC जो है सेक्शन उसके तहत वो अप्लाई करेगा। 497 CRPC में सर्कमस्टांस बताए हैं कि किन सूरतों में किसी की ज़मानत होती है, किन सूरतों में किसी की ज़मानत नहीं हो सकती। अच्छा, एक ये भी होता है ना मामला के जो ऐसे भी केसेस होते हैं जो नाकाबिले ज़मानत होते हैं, जराइम किए जाते हैं, क्या उनमें भी चांसेस होते हैं ज़मानत लेने के कि नहीं होते हैं? जी, सेक्शन 497 यही कहता है कि कोई भी जो शख्स है ना उसकी ज़मानत जो है वो बेलेबल ऑफेंस में होती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी उसकी ज़मानत हो जाती है, बट वो ऑफेंसेस जो प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं
प्रोहिबिटरी क्लास में वो कौन से जुर्म फाल करते हैं जिनकी सजा कानून में सजाए मौत है, उम्र कैद है या 10 साल से ज्यादा है। तो इनमें भी जमानत जो है वो जो सर्कमस्टांस 497 में बयान किए गए हैं उनके तहत हो सकती है। जैसे कोई बीमार शख्स है, वो अगरचे प्रोहिबिटरी क्लास में जुर्म फाल करता है लेकिन उसकी जमानत हो सकती है। कोई खातून है उसकी जमानत हो सकती है। कोई नाबालिग है वो अपनी जमानत के लिए अदालत में जा सकता है। या कोई बंदा जो है वो उसको कोई फिजिकल जो है वो कोई ऐसी डिसेबिलिटी है। इसी तरह कानून में बता दिया गया है कि कोई शख्स जो अंडर ट्रायल है जिसके जुर्म की सजाए मौत है या उम्र कैद है, तो अगर उसके केस का फैसला उम्र कैद वाले का फैसला 1 साल के अंदर नहीं होता और उसका उस साल जो ताखीर है उस डिले में उस मुलजिम का या उसके वकील का कसूर नहीं है, तो इस ग्राउंड पे भी फिर अदालतें जो जमानत ले लेते हैं। इसी तरह सजाए मौत वाला जो मुलजिम है वो 2 साल तक अंडर ट्रायल है और उसकी जमानत जो है वो अदालत अगर फैसला नहीं होता ले लेती है। इसी तरह कोई हार्ड एंड डेस्परेट डेंजरस क्रिमिनल है, कोई सजा याफ्ता है या किसी पे दहशत गर्दी का पर्चा है और वो सजाए मौत या उम्र कैद का जुर्म है, तो उसकी जमानत भी अदालत नहीं लेती। सेक्शन 497(2) जो है ना वो प्रोहिबिटरी क्लास वो डील करता है फर्दर इंक्वायरी को। फर्दर इंक्वायरी में जाकर लोगों की बेल हो जाती है। ठीक है, एक और हमारे साथ गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है मुस्तनसर नज़र साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। मुस्तनसर साहब, हम ज़मानत के हवाले से आज बात कर रहे हैं। अगर जिस तरह बहुत सी चीज़ें हमारे साथ चौधरी नसीर साहब ने शेयर की हैं, अगर एक बंदा जो ज़मानत पर बेल लेकर चला जाता है और उसको कहा जाता है कि वो कार्रवाई में भी, इन्वेस्टिगेशन में भी जो है वो साथ देगा और वो आकर अदालत भी चक्कर लगाएगा या फिर अपनी अटेंडेंस लगाई जाती है, ऐसा कुछ है, अगर वो कार्रवाई पे नहीं आता, बार बार एब्सेंट होता है, और फिर क्या कार्रवाई उसके खिलाफ की जा सकती है? फिर ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो उसको पहले तो तलब करती है, ठीक है, उसका बेलेबल वारंट इशू करती है, और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं आता तो फिर उसका बेल ऑर्डर जो है वो रिकॉल हो जाता है। ओके। और उसके बाद फिर उसको कोर्ट एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाँ, इश्तिहारी मुलज़म डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, अगर वो नहीं आता तो। ठीक है, तो उसको उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, बेसिकली वो कोर्ट एब्सकॉन्डर की होती है। ओके जी, ठीक है। और ऐसे भी बहुत से हमने देखे हैं कि जो अदालत जो है वो ज़मानत देते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रख रही होती है जिसकी बिना पर ज़मानत दी जाती है उस शख्स को? इसमें बेसिकली जो रोल है ना अक्यूज पर्सन का वो देखा जाता है, जो उसमें अक्रेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का टाइम है उसमें कोई डिले है या इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा लूप होल आ गया तो उस बुनियाद पे इसमें टेंटेटिव असेसमेंट कोर्ट किया करती है, और अगर उसमें उसका केस फॉल करता है तो फिर बेल ग्रांट की जाती है। ठीक है, वो मतलब उस शख्स का एक ओवरऑल सारा सिनेरियो देखा जाता है। जी, मोटा मोटा जैसे आप सादा ज़बान में कहेंगे ना, टेंटेटिव असेसमेंट को उस तरह से लेंगे, मतलब ज़्यादा जो शवाहिद की गहराई है, अच्छा, जो शहादत तलब चीज़ें हैं कि आफ्टर ट्रायल वो सामने आएंगी, उन चीज़ों को बेल की स्टेज पे नहीं देखा जाता। ओके। अच्छा, हमने ऐसे भी बहुत देखा है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके जामिन जो बन जाते हैं फिर उनको केस जो उनको बेल मिल जाती है। अच्छा, वो किन बुनियाद पर होता है और वो जो जामिन को भी देखा जाता है कि वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं है? इसमें देखें, जो बेल ग्रांट की जाती है ना, उस हर बेल के लिए ही श्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। ओके। और उसमें कोर्ट एक अमाउंट मुकर्रर कर देती है, फॉर एग्जांपल 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है या करोड़ है, वटेवर उस बंदे के एहसास से उतने हों, उसकी जायदाद जो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ अटैच होते हैं, उसके प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। अगर इन केस वो मुलज़म जिसकी श्योरिटी वो दे रहा है और वो एब्सकॉन्ड कर जाता है तो फिर प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है श्योरिटी की। ओके।
जी। मतलब ये जो ज़मानत का निज़ाम है ये सबके लिए बराबर है, और ये छोटे मुकदमात में भी ज़मानत मंजूर हो जाती है, और अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है या फिर कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें आपको लग रहा है कि ज़मानत नहीं होगी, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करेंगे अपने वकील के साथ या अच्छा वकील होगा तो उसमें भी हो सकती है, जो कि हमारे जो वकला हजरात हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। चौधरी नसीर कंबो साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्तनसर नज़र साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप आए इसके ऊपर बात कर। जनाब कुछ ड्रेसिंग के हवाले से बात करते हैं, और आज हमने बात करनी है बॉडी टाइप्स के हवाले से कि कौन सी बॉडी टाइप पर किस तरह की ड्रेसिंग अच्छी लगनी चाहिए और किस तरह के कपड़ों की सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए आपकी बॉडी टाइप के हवाले से, और क्या बॉडी टाइप के रिगार्डिंग ही हमें कलर्स भी चूज़ करने चाहिए और बाकी चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है। हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब आज हमने बॉडी टाइप के हवाले से बात करनी है कि बॉडी टाइप के लिए कैसे, किस बॉडी टाइप के लिए किस तरह के कपड़े सूट करते हैं, किस तरह का इंतखाब करना चाहिए कपड़ों का। जी बिल्कुल, बॉडी टाइप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप ड्रेसिंग करते हैं। आई वुड से कि जो आपकी स्टाइलिंग है, जो भी आपने स्टाइल पहनना है, इट इज़ डिटरमिन्ड बाय योर बॉडी टाइप। तो बॉडी टाइप में 3 मेजर बॉडी टाइप्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मेन और वीमेन। तो उसमें यह है कि अगर आप शॉर्ट हैं, टॉल हैं, हैवी हैं, थिन हैं, तो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरह की स्टाइलिंग पहननी चाहिए जो आपकी बॉडी टाइप पे अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट मैन के लिए। तो मोस्टली शॉर्ट मैन और वुमेन दोनों विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। तो उसमें यह है कि शॉर्ट जो पर्सन होता है, तो सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश होती है कि वो टॉल लगे। तो टॉल लगने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो कलर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैपन टू बी शॉर्ट, अगर आप लाइटर कलर पहनते हैं तो आप उसमें वाइडर लगेंगे। ओके। तो जब आप टॉलर लगने के लिए आप ये है कि आप डार्कर कलर में आ जाएं। डार्कर कलर विल प्रेजेंट यू एज जैसे कि आपकी जो भी साइज़ है, यू विल लुक टॉलर देन दैट। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो है कि जब आप शॉर्ट हैं तो सबसे बड़ी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपकी फिटिंग जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। जो ही आपकी फिटिंग जो है अगर क्वेश्चनेबल है तो बिलीव नॉट, जैसे आपने देखा होगा लेट्स से समबडी इज शॉर्ट, अगर उसने लंबी जैकेट पहनी है तो वो बहुत अजीब लगते हैं। बहुत अजीब लगता है, जैसे लगता है कि डैड के कपड़े पहन के आ गए। सो आई मीन इट डजंट वर्क फॉर देम। और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ब्रांड्स जो हैं वो दे डोंट अकोमोडेट देम, क्योंकि शॉर्ट मैन के लिए which in Pakistan more than 50% men are short. 5'6" जो हाइट है उससे अंडर या उससे 5'6" हो तो वो शॉर्टर समझा जाता है। तो उसके लिए कोई स्पेशल कपड़े नहीं बनते हैं। और उसमें ख़ास तौर पे ये है कि अगर शर्ट है तो शर्ट में भी बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट मैन के लिए शर्ट पहनते हैं तो स्लीव बहुत लंबी हैं, या कॉलर में फिटिंग है तो स्लीव लंबी हैं, या अगर स्लीव लंबी नहीं है तो फिर कॉलर बड़ा टाइट है, या फिर ये है कि पॉकेट जो है वो यहाँ के बजाय यहाँ आ रही है, उसके बाद वेस्ट जो है वो नीचे जा रही है। आपकी फिटिंग का जो खास तौर पर आपने ख्याल रखना है। पैंटे भी बहुत लंबी पहनते हैं। पैंटे वो भी एक मिथ है कि मैं लंबी पैंटे पहनूंगा तो लंबा लूंगा। एक्चुअली इसी अदर वे अराउंड। देखिए जब पैंट आप पहनते हैं, जब लंबी पैंट होती है तो ब्रेक्स बड़ी आती है ना, तो ब्रेक से ये होता है कि वो और ब्रेक आपको शॉर्ट कर देती है, क्योंकि जहाँ पहली ब्रेक आ जाती है वो समझते टांग यहाँ खत्म हो गई है, आई जो है जो अगला आपको परसीव करता है। तो आई थिंक यू मेंशन्ड अ वेरी गुड पॉइंट। तो आपकी पैंट की लेंथ जो है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना, अच्छा ये एंकल से ऊपर होनी चाहिए उनकी पैंट या एंकल से नीचे होनी चाहिए? बिकॉज बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो तो बहुत ऊपर पहन लेते हैं, कुछ लोग एंकल से बहुत नीचे पहन लेते हैं। क्या होनी चाहिए? साइज क्या होना चाहिए? जो परफेक्ट लेंथ है वो ये है कि जो आपके तस्मे है ना, जो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने लेस अप शूज पहने हैं तो जस्ट किस द टॉप ऑफ द शूज, बस वहाँ तक आपकी लेंथ होनी चाहिए। उससे अगर लंबी है तो फिर बहुत लंबी है, और अगर उससे शॉर्ट है तो फिर देन ऑब्वियसली शॉर्ट है। फिर आपके obviously you're going to show skin and all that टांगों वगैरह में, and that's not appropriate at all. अच्छा, तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए वो ये है कि जब आप कॉन्ट्रास्ट में कपड़े पहनते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल आपने जैकेट पहन ली ब्लैक, उसके बाद आपने लाइटर कलर की पैंट पहन ली, तो ये दैट्स अ डिजास्टर फॉर यू। उसकी वजह यह है कि जो अल्लाह ताला ने आई को ट्रेन किया हुआ है, अच्छा आई को इस तरह ट्रेन किया हुआ है कि आई ऊपर से देखती है और उसके बाद नीचे जाती है, और लेट्स फॉर एग्जांपल फेस से शुरू करती है, हेयर से शुरू करती है, उसके बाद अच्छा जो ही वो कलर लेट्स से आपने ब्लैक पहना हुआ है, जैसे ब्लैक जैकेट पहनी हुई है, तो जो ही वो कलर खत्म होता है तो आई वहाँ पे स्टॉप कर जाती है। हाँ जी, अच्छा उसके बाद फिर शुरू करती है। इसका मतलब है कि आपने अपने 5 फुट के कद को अपने 2.5 फुट का कर दिया।
तो उसमें ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्ट्रास्ट नहीं पहन सकते, आप पहन सकती हैं, पहन किस तरह सकते का हैं। कॉन्ट्रास्ट पहने तो पे? आप मोनोक्रोमेटिक कॉन्ट्रास्ट में आते हैं। जैसे अगर आपने ब्लैक जो है, अगर ड्रेस अपना कोट पहना हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, तो आप उसमें जैसे चारकोल ग्रे की पैंट पहन लें, ओके, तो ऑलमोस्ट सिमिलर कलर्स में आ जाए। मतलब कुछ थोड़ा सा डार्क में पहने, हाँ। लाइट में ना जाए, कॉन्ट्रास्ट में बहुत ज़्यादा लाइट में ना कॉन्ट्रास्ट ना जाए। करें, ठीक है, मैन वुमन दोनों के लिए है। ओके। आपने देखा छोटी कद की ख्वातीन होती हैं तो वो अक्सर क्या करती हैं, ब्लैक ऊपर पहन लेती हैं, उसके बाद वाइट किस्म के White ट्राउजर नहीं, पहन हाँ। लेती हैं, तो उनको बिलीव इट नॉट Okay. इट्स नॉट गुड फॉर देम। ठीक तो आई है। वुड से कि आप मोनोक्रोमेटिक कलर्स में आ जाए। ठीक है, अगर आपने अलोंगेट अपने आप को दिखाना है जी। तो वो आप सेम कलर का पहन सकते Same हैं colour में या आ फिर जाइए। थोड़ा सा डार्कर में जा सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शॉर्ट मैन, शॉर्ट वुमेन कहते हैं कि आई नीड टू हाउ कैन आई प्रोजेक्ट पावर, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि टॉल हैं तो जी को वो ही शायद powerful नजर समझे आएंगे। जाते हैं कि यार वो दे आर मोर पावरफुल, हालांकि इट्स नॉट ट्रू। I mean, there are a lot of short men in the world, who have really gotten a very good position and everything, and they are doing marvelous, whatever that they're doing. तो उसमें यह है कि पावर कैसे बिल्ड करनी है। अच्छा, पावर ये है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखें यहाँ पे सारी कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, इसका मतलब मैं और आप अगर 10 घंटे भी बात करें तो आई थिंक फोकस यहीं पे होगा। तो यहाँ पे आप पावर बिल्ड करें। इसका मतलब ये है कि आपका शोल्डर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत खुले आपने शोल्डर पहने हुए हैं या बहुत टाइट पहने हुए हैं। आपकी जो फ्रेम है यहाँ पे, जो आपकी टाई है, आपका शर्ट का कॉलर वगैरह है, सारा आपकी फेस शेप के मुताबिक होना चाहिए। Okay. और उसमें स्ट्रेंथ आपने बिल्ड करनी है। वंस यू लुक पावरफुल हियर, you are perceived as powerful. तो ये उसमें this is another factor that I would like to. ठीक है जी। बॉडी टाइप के हवाले से आपको किस तरह ड्रेसअप होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स दोनों के हवाले से हमने बात की। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है। हामिद साहब, थैंक यू सो मच, आप आए इसके ऊपर बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।